नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मेरी पूरी टीम तैयार है आपको अलग अलग खबर, अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आशीष से हम जानेंगे आज का मार्केट का एक्शन कैसा रहा। ब्रजेश बताएंगे नए मार्जिन सिस्टम पर एनबी ने सेबी को चिट्ठी क्यों लिखी है और स्वाति से जानेंगे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। हुंडई को 250 ईवी का ऑर्डर। संदीप से जानेंगे वोडाफोन आइडिया में तेजी की आखिर वजह क्या है। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। निफ्टी 8 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 11,527 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 95 अंक फिसलकर 38,991 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा रही और ये करीब 350 पॉइंट टूट गया। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 7.72 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 120 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार में काफी ठंडा कारोबार रहा। आज के कारोबार को आप किस तरह से देखेंगे? सितंबर सीरीज में पहले हफ्ते की वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने बेहद छोटे दायरे में कारोबार किया। जिस तरह का उतार चढ़ाव पिछले 4-5 सेशन में दिखा, उसके विपरीत बेहद छोटे दायरे में, यानी कि मुश्किल से 70-75 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करके एकदम शांत 7 पॉइंट नीचे निफ्टी जाकर बंद हुआ। वही एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ जो तनाव सीमा पर चल रहा है, उसको लेकर अभी भी लोग थोड़े से सतर्क हैं। एफआईआईज की तरफ से मिले जुले आंकड़े, थोड़ी वायदा कारोबार में उन्होंने कल बिकवाली भी की थी, उससे ऊपरी स्तरों पर दबाव आता दिखा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती निचले स्तरों पर लगातार सपोर्ट भी देती हुई नजर आ रही है। तो दोनों ही तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। एक वो जो खरीदारी करना चाहते हैं लेकिन स्थिति साफ होते हुए देखना चाहते हैं कि थोड़ा क्लियर हो जाए मामला, उसके बाद खरीदेंगे। और जो लोग बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो भी बड़ी एग्रेसिव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही सीमा पर तनाव कम हुआ, बाजार और तेज दौड़ लगा सकते हैं और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स तो मजबूत है ही। तो दोनों ही खबरों के बीच में, इन दोनों ही ट्रिगर्स के बीच में बेहद शांत एक्सपायरी देखने को मिली। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी पर जरूर एक्शन दिखा और वो कमजोरी का था। लगभग 350 अंकों का नुकसान रहा। उसकी वजह ये रही कि मॉरेटोरियम को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसमें ढेर सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे जा रहे हैं मॉरेटोरियम के एक्सटेंशन को लेकर, राहत देने को लेकर। तो अभी भी बाजार अपना मन पूरी तरह से बना नहीं पाया कि एग्जैक्टली आगे होगा क्या। और अब ये सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए चूंकि टल चुकी है, तो अब बैंक निफ्टी के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए तो थोड़ा रिलीफ है। लेकिन आज जो कमजोरी दिखी वो इसी दम पर दिखी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर बैंक्स के फेवर में ना आया, मॉरेटोरियम एक्सटेंशन दिया गया, तो फिर बैंक्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त और आगे हो सकता है। और यही वजह है कि बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी के मुकाबले में कमजोर प्रदर्शन किया और गिरावट के साथ बंद होते दिखे। लेकिन फिर भी एक चीज जो कहनी होगी वो ये, 23,400 23,500 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज है। उस सपोर्ट रेंज के निचले स्तरों पर बंद होता हुआ नजर आया। तो कमजोरी थी, लेकिन बहुत ज्यादा रेंज के नीचे जाकर बंद हुए वैसा नहीं है। तो मिला जुला सा कारोबार। कैश मार्केट में तो वॉल्यूम्स नए मार्जिन सिस्टम आने के बाद धीमे धीमे थोड़े कम हो ही रहे। एक तो वो, और दूसरा थोड़ी नर्वसनेस का भी माहौल है, तो इसलिए भी लोग अभी थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड में हैं। तो फोकस दिग्गज शेयरों पर ही है और वो भी काफी रेंज बाउंड। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन की कमी साफ नजर आ रही है।
अब आपको ये बताते हैं कि आज का जो मार्केट हमने देखा, जो भी अनिल सर ने बताया कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, कि रेंज का ट्रेड ही रहा। तो अब सवाल यह है कि आज के मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हलचल देखी गई है और किन खबरों के दम पर देखी गई है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं। बताइए आशीष। देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी जो है अपने डे लो से केवल 20 अंक ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था बाजार में, और खासतौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किए, वहां पर गजब की तेजी देखने को मिली। यूनाइटेड ब्रूवरीज यहां पर अगर आप देखें तो अच्छा मूव देखने को मिला। ये स्टॉक आपको वागले जी ने बताया था, विश्वेश जी ने भी अपनी राय दी थी यहाँ पर। साथ ही टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी काफी सारे गेस्ट के कॉल्स आते हुए नजर आए। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर तो आज कमाल देखने को मिला। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में लगातार ये स्टॉक आपको बताया गया है। और बायोकॉन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी खरीदारी कराई थी एसपीएल मिड कैप स्टॉक में, और उसमें भी देखिए आप अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आईटी स्टॉक्स, कल भी हमने आपको बताया था कि मिड कैप आईटी सेक्टर में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। और आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी स्पेस से टाटा एलेक्सा है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, एल&टी टेक है, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आईटी दिग्गज विप्रो, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छी खरीदारी के गेंस देखने को मिले। टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया के बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही भारतीय इंफ्राडेल, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया के लिए भी जो स्थितियां थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है फंड रेजिंग को लेकर। टाटा कम्युनिकेशन में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और क्योंकि बाजार में गिरावट थी इसलिए एक इन्वर्स कोरिलेशन देखने को मिलता है आपको फार्मा स्टॉक्स के अंदर। अजंता फार्मा दिन में 5% तक के मूव्स देखने को मिले। एडवांस एंजाइम्स, बायोकॉन के बारे में मैंने आपको बताया। जुबिलेंट लाइफ नतीजों से पहले यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो आज बाजार में लागत साबित हुआ। और निफ्टी बैंक की तरफ से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो हावी होते हुए नजर आया। और दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक में गिरावट देखने को मिली। और कोटक बैंक में भी अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एनबीएफसी स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग्स और मुथूट फाइनेंस हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। ओके, तो ये डिटेल में आशीष ने बताया कि किस तरह का एक्शन अलग अलग सेक्टर में दिखा है। अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं अविनाश गुरक्षकर साहब, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आज का मार्केट जिस तरह से दिखा है, इस बाजार को देखते हुए आगे के लिए आपको क्या संकेत दिख रहे हैं, और ऐसे मार्केट में अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसलिए आया है क्योंकि मार्जिन को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें इन्वेस्टर्स को फेस करनी पड़ रही है। और ओवरऑल अभी रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। अभी मार्केट्स ग्लोबल हेडविंड्स को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। प्लस जिस प्रकार का जीडीपी का ग्रोथ नंबर आया है, ऐसा अनुमान है कि आने वाला क्वार्टर भी थोड़ा सा वीक रहेगा। बट ओवरऑल मार्केट्स में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी गिरावट आएगी। ओवरऑल अगर नीचे भी आता है तो 11,300 या 11,350 तक होपफुली सेटल होना चाहिए। और अगर किसी को पोजिशनल पिक पृथ्वीजय ये आने वाले हफ्ते में काम करना है तो हमको लग रहा है कि रूरल थीम पे बेट करें। यूनाइटेड फॉस्फोरस ये शेयर हमको काफी पसंद है। आज हालांकि ये शेयर थोड़ा सा चला है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी थोड़ा सा अगर 8 से 10 दिन का टाइमलाइन किसी के पास है तो यहाँ पे करीबन 540 545 का टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे खरीदना चाहिए। यहाँ पे 513 का एक स्टॉप लॉस रखे। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन में यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी। तो ये पोजिशनल ट्रेड आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि प्लेज, रिप्लेज और नए मार्जिन के नियमों को लेकर ब्रोकर्स ने सेबी से एक बार फिर से राहत की मांग की है। ब्रोकर्स के संगठन एनमी ने सेबी को चिट्ठी लिखकर 15 सितंबर तक पेनाल्टी ना लगाने की गुजारिश की है। क्या है पूरा मामला, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार मिश्रा। ब्रजेश, बताइए क्या है पूरा मामला? ब्रोकर्स के संगठन एनमी ने सेबी और वित्त मंत्रालय दोनों को चिट्ठी लिखी है और इस बात की मांग की है कि 15 सितंबर तक अगर किसी वजह से मार्जिन शॉर्टफॉल में दिक्कत आती है तो उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाए। कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट दोनों के लिए इस रियायत की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शेयर प्लेज अगर ना हो लेकिन क्लाइंट के डीमैट में हो तो उस स्थिति में भी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए।
दलील सबसे बड़ी यही है कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है प्लेज रिप्लेज का, वो काम नहीं कर पा रहा है। भले ही लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे निवेशक हैं या जो ब्रोकर हैं उनको अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। एक बड़ी तकलीफ ये बताई गई है कि 2 दिन से शेयर और फंड का जो रेगुलर पे इन और पे आउट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और एक बड़े एक्सचेंज में तो इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो तय सेटलमेंट की मियाद थी उसके अगले दिन सुबह जाकर के जो है सेटलमेंट हो पाया है। तो जब इस तरह की दिक्कतें हैं तो क्यों नहीं ये रियायत उनको मिल जानी चाहिए। और एक और भी उन्होंने मांग की है, हालांकि वो मांग पहले भी कर चुके हैं, कि जो पुराना सिस्टम था क्लाइंट कोलेटरल का और साथ ही प्लेज रिप्लेज का, उसको क्यों नहीं पूरे सितंबर महीने तक के लिए बढ़ा दिया जाए। तो अगर ये रियायत मिल जाती है तो उनका कहना यह है कि तब तक वो अपने सिस्टम और जो मौजूदा दिक्कतें हैं सिस्टम में, तब तक शायद इनका हल निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका डिटेल में इस खबर को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। टाटा मोटर्स और हुंडई को सरकार से ईवी का ऑर्डर मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति जी, क्या है पूरी खबर, जरा डिटेल में समझाएं। कंपनी की तरफ से भी ये कंफर्मेशन आ गया है कि टाटा मोटर्स और hyundai दोनों ने ही साइन किया है लेटर ऑफ अवार्ड EECL की तरफ से 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और उसमें से 150 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा मोटर्स देगी, नेक्सॉन ईवी, और hyundai बाकी 100 कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल देगी। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, EESL बेसिकली सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ये व्हीकल्स प्रोक्योर कर रहा है, और ये बात जरूरी है, मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO में भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडक्ट हो रही हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक ही आयुष मंत्रालय में टाटा मोटर्स की कुछ व्हीकल्स गई हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, शॉर्ट रेंज, दूसरी जो वो बनाते हैं, नॉट नेक्सॉन, मगर ये लगातार एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। टिगोर ईवी इनफैक्ट आयुष मंत्रालय ने पिछले वीक सप्लाई टाटा मोटर्स ने की। PMO में कई डिपार्टमेंट्स में इंक्लूडिंग PMO में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्लीट में ऐड हो रही हैं। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी होता हुआ, जैसा हमने एग्जैक्टली बताया, वही नंबर, वही ऑफिशियल फाइनल कॉन्फर्मेशन आ गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर को डिटेल में समझाने के लिए। अविनाश जी, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आगे टाटा मोटर्स के ऊपर इस खबर का? आई थिंक ये डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला न्यूज है, क्योंकि हालांकि ये गाड़ियों का नंबर बड़ा नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से ईवी व्हीकल्स को इंपॉर्टेंस दे रही है, ऐसा माना जा रहा है कि हमको लग रहा है कि आगे भी थोड़े से फिस्कल बेनिफिट्स और ये कंपनीज को फायदा होगा। मृत्युंजय, सबसे बड़ी बात तो टाटा मोटर्स में ये कि कमर्शियल व्हीकल में और पैसेंजर कार में बड़ी रिकवरी कब आएगी, तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि कम से कम सेकंड और थर्ड क्वार्टर में रिकवरी अच्छी होगी। तो ये न्यूज से हो सकता है कि थोड़ा सा जो अपटिक आपको आज स्टॉक में देखने को मिला है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है, लेकिन लंबी अपसाइड के लिए मेरे ख्याल से मार्केट्स इंतजार कर रहे हैं कि कभी वॉल्यूम ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार्स का पॉजिटिव नंबर में आएगा। तो हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स पे दबाव रहे। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का व्यू अविनाश जी ने आपको बता दिया टाटा मोटर्स का। आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया में आज शानदार तेजी का माहौल रहा, शानदार तेजी देखी गई। आखिर इसकी वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ संदीप ग्रोवर जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इतनी बड़ी तेजी आज हमने वोडा आइडिया में देखी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की जो बैठक होने वाली है वोडाफोन आइडिया की। ये इसलिए है क्योंकि देखिए 2 ट्रिगर्स थे, एक तो इनको पैसे की जरूरत है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। डिसीजन तो आ चुका, अब इनको 10 साल की मोहलत मिली है, तो वो तो हमारे सामने है। अब पैसा कहां से आएगा चुकाने के लिए, क्योंकि अब भी अगर आप देखें तो करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी इनकी बनती है। 10 साल की मोहलत जरूर मिली है इनको। आप इनकी बुक्स में कैश देखिए तो महज 2,600 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी इनके पास मौजूद है। और मार्च 2021 की जहां तक बात है तो इनको 10% का भुगतान करना है। मैं 50,000 करोड़ की रकम आपको बता चुका हूं, तो उनमें से आप देखें इनको 10% का जो भुगतान
नुकसान कर रहा है, उस लिहाज से इनके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। और बिजनेस के हालात आप जानते हैं कि कितने नाजुक हैं, उसके लिए लगातार ब्रोकिंग हाउसेस कह रहे हैं कि इनको अपनी जो टैरिफ की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी करनी होगी ताकि इनके जो आरपूस है उसमें इंप्रूवमेंट होता है वो दिखे। लेकिन सामने सामने नकदी की जरूरत है, तो नकदी की जरूरत को पूरा करने के लिए पूंजी जुटानी होगी, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो। अब इसमें कई सारी बातें चल रही हैं कि ये $1.5 बिलियन जुटा लेंगे, अमेजॉन, वेरिजॉन, इनसे भी इनकी बातचीत चल रही है, शायद वहां से करीब 29,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आ जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कल की बैठक में पूंजी जुटाने के ऊपर जो फैसला होने वाला है ये बहुत क्रूशल है इनके लिए। इनका जो कामकाज है वो चलता रहे, जो एजीआर का भुगतान है वो इनको करना है। तो उस लिहाज से देखा जाए पैसा कैसे रेज किया जाएगा, कल की बैठक इसी चीज के ऊपर है और इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कारण भी है कि स्टॉक आप देखिए बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखा था, बहुत तेजी से चलता हुआ दिखा है। तो कितनी पूंजी जुटा पाते हैं, कल क्या फैसला आता है बोर्ड बैठक में, ये देखना बहुत ठीक है। तो ये रियन आपने बताया जिसके दम पे आज बड़ी तेजी हमने देखी है, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक है और उस पर मार्केट की नजरें टिकी होंगी। ऐसे में अविनाश जी, आपका अपना असेसमेंट क्या है वोडा आइडिया को लेकर के? नहीं, मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय देखिए, ये जो वोडाफोन इंडिया है ये प्राइस इतना छलांग इसलिए लगा है क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि एजीआर के डिसीजन के बाद लोगों का मानना है कि अभी ये कंपनी जिंदा रहेगी। पहले तो इस कंपनी की सर्वाइवल पे बातें चल रही थी, अभी मार्केट इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि ये कंपनी डेफिनेटली सर्वाइव करेगी। अभी जैसे संदीप ने कहा कि पैसा कैसा जुटाया जाएगा ये कल की बोर्ड मीटिंग में पता चल जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कितना इक्विटी, कितना प्राइवेट प्लेसमेंट से ये पैसा जुटाते हैं। और सबसे बड़ी बात वैल्यूएशन को लेके, आज अगर हम जियो का वैल्यूएशन देखें या भारतीय एयरटेल का वैल्यूएशन देखें तो मार्केट में ऐसा लग रहा है सभी को कि ये जो 35,000-36,000 करोड़ का मार्केट कैप जो वोडाफोन को मिल रहा है वो बहुत ही सस्ता है। तो बॉटम लाइन यही है कि कंपनी को अगर फंडिंग मिलती है तो आगे का रास्ता के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, कल की बोर्ड मीटिंग में पूरी तरह से डिटेल्स मिल जाएंगे और उसके बाद फ्रेश स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 30% बढ़ने के बाद हो सकता है कि कल बोर्ड मीटिंग के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली भी देखने को मिले। तो मोटा मोटी जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करे। ठीक बात है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई बाइंग के लिए थोड़ा बोर्ड बैठक का वेट कर लें, क्या फैसला होता है, क्या बातें वहां पर निकल कर आती हैं, उसके बाद तस्वीर कुछ और साफ होती हुई दिखेगी। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब रुख करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। अडानी पोर्ट्स में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दो स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ली जा सकती है। अडानी पोर्ट्स में मैं सलाह दूंगा कि 370 की सितंबर की कॉल जो ₹15.50 पे क्लोज हुई है उसको आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए ₹12 का और टारगेट रहेगा ₹22 का। इस स्टॉप लॉस को आप इसमें एज वेल एज आईडीएफसी में उसको ट्रेलिंग बना लें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरा मानना है कि ₹33 की कॉल, स्थितिक स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है सितंबर महीने की, ₹1.75 पे लास्ट ट्रेड हुआ था, उसको आप खरीद सकते हैं। ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा ₹3। तो ये स्थिति देखने लायक रहेगी। और थोड़ी बहुत वोडाफोन का जो अच्छा, जिसके जैसा भी अविनाश ने बताया कि वो जिंदा रह सकता है, तो आईडीएफसी को भी अपने पैसे टाइम पे मिल सकते हैं जो ऑलरेडी उसने प्रोविजन कर रखा है। जय हिंद मृत्युंजय जी। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, आज के ठंडे कारोबार के बाद कल के लिए बाजार में क्या रणनीति बनानी चाहिए? कल भारतीय बाजारों की शुरुआत करते वक्त दो संकेत आपके लिए बेहद अहम होंगे। एक तो सीमा पर तनाव की क्या स्थिति है, क्या वाकई में अभी भी तनाव है, कम होता है, ज्यादा होता है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। लेकिन इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स, चूंकि भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड कर रहे थे, कोई खास उतार चढ़ाव के साथ नहीं थे। इसका मतलब ये कि अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है, डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं, वो भी हमारे लिए अहम तो हो गई। तो ये दो बड़े ट्रिगर तो अपने आप में हैं एक्सटर्नल, लेकिन अपने बाजारों के इंटरनल ट्रिगर्स अगर आप देखें तो दो चीजें कल के लिए बेहद अहम होंगी। बाजार बंद होने के बाद जो खबर आई कि मॉरेटोरियम को लेकर अब सीधी अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी, यानी
यानी कि 5 दिनों के लिए अब बैंक निफ्टी पर रिलीफ है कि अभी कोई खबर, किसी तरह के स्टेटमेंट नहीं आने वाले हैं। पहला। दूसरा, कल है 4 सितंबर और आइडिया की बोर्ड बैठक है जिसमें फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। समझाया जा रहा है कि $1.5 बिलियन यानी कि 11,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और अगर इस तरह की कोई बात आइडिया कर देता है तो ये बिरला ग्रुप की कंपनियों के लिए और बैंक्स के लिए पॉजिटिव होगा। तो बैंक्स के लिए 2 रिलीफ कल हो सकती है। पहला, आइडिया की बोर्ड बैठक जहां से फंड रेजिंग प्लान सामने आए, और दूसरा जो 7 दिनों के लिए सुनवाई टली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल बैंकिंग शेयर लीड लेने की कोशिश कर सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी वैसे भी जहां बंद हुआ है 23,400 23,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे जाता है तो ही बैंक निफ्टी खराब होगा, उसके बाद अगला सपोर्ट 23,000 23,100 के आसपास आएगा। यहां से अगर ऊपर जाने की कोशिश की तो 23,900 24,000 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज हो सकती है जहां जाने की कोशिश हो सकती है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, 11,500 के ऊपर की क्लोजिंग बुरी नहीं है, नीचे की तरफ 11,400 11,425 11,475 निफ्टी पर इमीडिएटली सपोर्ट रेंज है, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो फिर थोड़ी 11,325 11,375 तक जा सकता है, लेकिन संभावना ये 11,425 11,475 की रेंज में निफ्टी भी सपोर्ट लेगा और ऊपरी स्तरों पर 11,550 11,650 रुकावट का काम कर रही है। तो उसके पार निकलेंगे तो फिर तेजी और बनती हुई नजर आएगी। तो इन रेंज लेवल पर नजर रखते हुए आपको सावधानी के साथ ट्रेड करना है। अभी भी सारी चिंताएं छंटी नहीं है, अच्छी भी खबरें आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। तो ये पूरा हफ्ता आपको सावधानी के साथ निकालना है और अगले हफ्ते फिर हम ज्यादा क्लियर कट व्यू के साथ बाजार में उतरेंगे। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, टेक्निकली बाजार स्ट्रांग है, एफआईज के आंकड़े मिले जुले हैं, सीमा पर तनाव की खबरें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और नए मार्जिन सिस्टम के बाद कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन कम है। इन सबको ध्यान में रखते हुए कल हम हफ्ते के आखिरी दिन करेंगे शुरुआत और उसी तरह का एक्शन पूरे दिन भर भी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि लंबे समय के जो निवेशक हैं उनके लिए कहां पर मौका आपको दिख रहा है, इस बाजार में कहां पर निवेश करना चाहिए? लंबे समय के लिए अगर निवेश करना है तो एग्रोकेमिकल कंपनियां मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। और यहाँ पे एक एमएनसी एग्री कंपनी है जिसका नाम है सुमिटोमो केमिकल्स। ये कंपनी पहले एक्सेल इंडस्ट्रीज थी, इसको बाद में वापस डीलिस्ट करके वापस रीलिस्टिंग करवाया। और कंपनी की खासियत है कि इनके पास जो प्रोडक्ट्स है प्लस इनके पास जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और काफी अच्छी तरह से अपना पोटेंशियल और ग्रोथ दिखा रही है। जून क्वार्टर भी काफी अच्छा था इनके लिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हाल ही में एक ओएफएस किया था क्योंकि रेगुलेटरी टर्म से इनको अपना होल्डिंग 75% करना था। तो ओएफएस की प्राइस भी करीबन 270-275 था। हमको लग रहा है कि निवेशकों को अच्छा मौका मिल रहा है ऐसी एमएनसी कंपनी में निवेश करने के लिए। अगले 6 से 12 महीने में हमने जैसे पहले कहा है कि रूरल रिलेटेड जो भी थीम है वो बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट होगी और यहाँ पे करीबन 350 350 का टारगेट प्राइस लेके इसको अभी खरीदना चाहिए। ये डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा और निवेशकों को ये मौका डेफिनेटली कैपिटलाइज करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लंबे समय के लिए अच्छा निवेश रहेगा। लेकिन अब आपको चलते चलते बताते हैं कि कल के बाजार में ऑप्शन में आपके लिए और कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन विप्रो पर उन्होंने ऑप्शन का ट्रेड बताया है और ये ट्रेड आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। आप ये ट्रेड ले सकते हैं। विप्रो में उन्होंने राय दी है कि आपको किस तरह से ऑप्शन का ये ट्रेड लेना है, तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आपके लिए यहां पर भी ऑप्शन में ट्रेड का मौका बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।